क्योंकि हमारा देश जो है वो बहुरंगी देश है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सारे मिलकर रहते हैं। ये इसकी सुंदरता भी है, इसकी ताकत भी। लखनपुर में इकलौता मुस्लिम घर अगर किसी का है तो वो हमारा है। जो पैट्रियटिज्म था वो अंदर, तो उसको लगता था कि मैं देश के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ और करूँगा। तो क्या करना चाहिए? तो आर्मी में जाना चाहिए। तो उस टाइम में फॉर्म भरा जाता था, तो मैंने एयरफोर्स, आर्मी और नेवी सभी का फॉर्म भरा, सभी का एग्जामिनेशन दिया। फॉर्चुनेटली आई वॉज नंबर 1 इन ऑल इंडिया रैंक इन एयरफोर्स। तो 28 लोगों का सिलेक्शन हुआ पूरे बिहार में। हम लोगों को बेटा बुलाया गया, बेटा गया 28 लोग। 27 लोगों को मेरे सामने ही ट्रेनिंग पर भेज दिया गया और इकलौता मैं था जिसे डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि मैं एनसीसी में C सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया हुआ है। और मुझे नहीं लगता आज भी एज ऑफ नाउ पूरे बिहार में मेरे जितना शूटिंग्स किसी ने किया होगा। तो 1992 से लेकर आज तक मैं हर साल 2 से 3 बार ब्लड डोनेट करता हूँ, सिर्फ अपने देश के नाम पर। तो हमारे बीच है द बिल्डर, द चेंज मेकर्स, द इनोवेटर, द क्रिएटर, मिस्टर इकबाल सर, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ नोया हाइट्स बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। तो सर, हाउ आर यू? Absolutely fine, fantastic, fantabulous. तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पॉटलाइट चैट विद बिल्डर पे। और सर मैं काफी ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ राइट नाउ कि मैं आपका ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। So nice of you. और सर तो अभी वेरी बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं सर। तो बताइए मुझे कि अभी आपका जो इनोवेशन है, जो थिंकिंग है, जो विजन है, ओके, वो एग्जैक्टली कहाँ पर है? क्योंकि अभी क्या होता है ना कि जब भी हम लोग पॉडकास्ट लेते हैं तो वी स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, लेकिन मैं अभी आपके फ्यूचर से पास्ट पे चलना चाहता हूँ। तो फ्यूचर में जो विजन है आपके, वो मैं जानना। चेंज पर आप बात करेंगे अगर, तो चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर। और मैंने हमेशा पॉजिटिव चेंजेस पे थॉट्स दिया है अपना। और विजन अगर मैं इसी थॉट्स पर बात करूं तो मेरी विजन बहुत ही पॉजिटिव है, इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। और ये अनलेस अनटिल अभी जो मैं सोचता हूं कि सोसाइटी, स्टेट और नेशन अनलेस अनटिल वो पॉजिटिव चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करती है, बहुत बड़ा चेंजेस देश को नहीं मिलने वाला है। और उस चेंजेस में सबसे पहले जो मुझे लगता है कि जो इंसान को सोचना चाहिए, और जो पूर्वजों से हम लोग सुनते भी आ रहे हैं, कि ईमानदारी को बेस बनाकर ट्रांसपेरेंट तरीके से, ऑनेस्ट वे में अगर हम अपनी बातों को और अपने विजन्स को अचीव करने की कोशिश करें तो शायद ये मुमकिन है। लेकिन आप पूछेंगे विजन क्या है? एग्जैक्टली। मैंने कहा विजन इज अ पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी, स्टेट एंड द नेशन। और अनलेस अनटिल यू विल नॉट बी एम्पावर्ड, ये पॉजिटिव चेंजेस नहीं होने जा रहे। अब एम्पावर्ड कैसे होंगे? देयर इज अ करप्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ thoughts which is negative. Against that you have to establish your positive thoughts. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सबसे पहले इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपने एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, फ्रॉम लास्ट 1 decade एंड मोर देन 1 decade आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट, ताकि जब पॉजिटिव थॉट्स बनती है इन्वायरमेंट की वजह से तो सोसाइटी में एक बड़ा चेंज नजर आता है। और मेरी कोशिश हमेशा से ये रही, इसलिए शायद फ्रॉम द डे 1 मैं सोशल रिफॉर्म की तरफ भी सोचता हूँ, कैसे अपने देश को, अपने स्टेट को, अपने शहर को खासकर एग्जीक्यूटेड होता है सर, एग्जीक्यूट होते रहता है, बहुत हद तक एग्जीक्यूशन होती है। और हम आप चेंजेस ला पाते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी में वो चेंजेस जो दिखता है। जब आप बात करते हैं चेंजेस की, तो चेंजेस क्या होता है कि एक इंसान की कोशिश से बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है। जी, जब आप अपने जैसा इंसान कई क्रिएट कर देते हैं जी, तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है सोसाइटी में। और हमें लगता है कि बहुत हद तक, क्योंकि एक थीम हमारी सोच में है कि अनलेस अनटिल कॉम्युनल हार्मोनी देश में प्रिवेल नहीं करेगा, क्योंकि हमारा देश जो है वो बहुरंगी देश है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सारे मिलकर रहते हैं। ये इसकी सुंदरता भी है, इसकी ताकत भी है। लेकिन अगर इस सुंदरता, इस ताकत में कमी आ गई
तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ये देश उस तरह से सोच पाएगा, उस तरह उस डायरेक्शन में जा पाएगा जहां जाना चाहिए। सर ये बैलेंस बनता कब दिखता है आपको? जब हम समाज में सारे कम्युनिटी और सारे रिलीजन के लोगों को जोड़ करके एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म पर लाके उनकी बातों को उनके तरीके से बताते हैं, उनके ही पैरों में अपने उनके जूते को डालकर दिखाते हैं कि ये तरीका है सोचने का। और अगर उस ठीक आप किसी भी रिलीजियस को, किसी भी कम्युनिटी को आप फॉलो करो। सर जो हाइपोथेटिकल सोचते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, देखो ऑर्थोडॉक्स वाले बहुत ही रेयर हैं। अगर ऑर्थोडॉक्स में आप रहेंगे और उनके पीछे जाएंगे, उनके में एनर्जी खर्च करेंगे, तो आप अपना पॉजिटिव और अपनी एनर्जी पॉजिटिव दे नहीं पाएंगे। वैसे लोग हर दौर में रहते हैं, हर जमाने में रहते हैं, हर जगह रहते हैं। वैसे लोगों को आप इग्नोर करके चलें और समाज में सकारात्मक लाने के लिए, पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए आप सबसे पहले पॉजिटिव हो जाए और आपके जितने भी एनवायरमेंट्स में लोग हैं, आपके कंपनी में लोग हैं, उनको पॉजिटिव करें। जिस दिन आपने ये पॉजिटिव थॉट इंप्लीमेंट कर दिया, मैंने बताया कि मैं छोटे नुक्कड़ सभा करता हूँ, कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ, डिबेट्स करता हूँ, सेमिनार्स करता हूँ और साथ ही साथ बड़े कॉन्फ्रेंसेस इसलिए करता हूँ कि सारी कम्युनिटी के लोग एक प्लेटफॉर्म पर पहले आए। मतलब गोल क्या, मतलब आप अचीव करना चाहते हैं, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड अचीव करना चाहते हैं? मैं पॉलिटिकल तो एक आउटकम है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आउटकम है। क्योंकि क्या होता है ना, बेसिकली सर मैं क्या बता रहा हूँ, आई एम अ मैसेंजर ऑफ अ सोसाइटी। ओके, बेसिकली सोसाइटी क्या होती है ना कि वो जजमेंट कर लेती है कि अरे यार बंदा इफ ही इज परफॉर्मिंग दिस मच पर्टिकुलर टास्क, दैट मींस ही वांट्स टू रादर गेन दिस थिंग इन हिज लाइफ। वो क्या करती है, वो कुमुलेट कर लेती है। अभी जैसे कि बाय द वे सपोज दैट आप बड़ा सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि भाई आप बहुत बदलाव लाएंगे, तो क्या होता है ना कि पहले समाज भले से आपके मुंह पे ना बोले सर, लेकिन वो क्या करेगी, वो अडेप्ट करने की कोशिश करेगी कि हाँ यू वांट टू गेन समथिंग इन योर लाइफ later on after 5 to 6 years as per monopoly of the business what we are going to achieve in our life। वो चीज है। तो उन सारे लोगों को एक मैसेज अगर मैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से देना चाहूँ, तो उनको कैसे आप एडजस्ट करेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले किसी चीज को बताने के लिए आपको बेस और हिस्ट्री में जाना पड़ेगा जी। अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं, फर्स्ट यू टेक द एग्जांपल ऑफ द प्रॉफिट्स, सेकंड यू टेक द एग्जांपल ऑफ द सेंट्स, ग्रेट सेंट्स जी, थर्ड यू टेक द एग्जांपल ऑफ द स्कॉलर्स जी। इन सबको आप देखें एग्जाम्पल, इनके लाइफ में भी बड़ी चुनौतियां आई जी। लेकिन जब सोशल रिफॉर्म की बात आती है, अरस्तु की बात आएगी, अरिस्टोटल की बात आएगी, सोक्रेटिस की बात आएगी, क्यों आती? इनके पास चैलेंजेस नहीं थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। इन्होंने चैलेंजेस में विपरीत डायरेक्शन में बढ़कर अपनी चीजों को स्टैब्लिश किया। प्रॉफिट मोहम्मद की बात करें, प्रॉफिट ईसा मसीह की बात करें, लॉर्ड बुद्धा की बात करें, लॉर्ड कृष्णा की बात करें, आप किसी की बात करें, इनके साथ चैलेंजेस नहीं थे। अगर एग्जाम्पल मैं देने बैठूं तो आपको घंटों में बता सकता हूं कि किस किस प्रॉफिट और किस किस लॉर्ड के साथ क्या क्या चैलेंजेस आए, और चैलेंजेस के बाद उन्होंने अपनी चीजों को स्टैब्लिश किया। सबका मूलभूत एक ही सिद्धांत रहा, पीस, हाउ टू एस्टैब्लिश पीस, हाउ टू स्प्रेड पीस, हाउ टू प्रिक्योर और सेव द ह्यूमैनिटी। ओके, तो बेसिकली योर गोल इज टू सेव द ह्यूमैनिटी एंड बिल्ड अ पीस। ऑब्वियसली अगर ये चीजें हमने कॉम्युनल हार्मोनी पैदा कर दी, देश जिस गति से बढ़ रहा है उससे कई गुना ज्यादा गति से देश आगे बढ़ेगा और इसमें सबका कंट्रीब्यूशन होगा। कैसा ख्याल है आपको इन सारी चीजों को? देखो ये चीजें क्या होती है कि जब आप समाज में देखते हैं बहुत नजदीक से लोगों को, तो अभी आपको लगेगा कि रिलीजन एक बेस बनाकर लोग उस पर सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। जबकि रियल पॉलिटिक्स ये नहीं है। अगर पॉलिटिक्स की बात रही, रियल पॉलिटिक्स नहीं है। राजनीति क्या होती है? ऐसी नीति जिससे राज किया जा सके। किस पर? अमीरों पर, गरीबों पर, किस पर? इंसानियत पर राज किया जाए। इंसानियत में जब तक दिलों में जगह आप नहीं बनाएंगे, आप राज कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। राज करने के लिए आपको दिलों में जगह बनाना पड़ेगा। दिलों में जगह बनाने के लिए आप कहेंगे नहीं यार ये तो फलाना शख्स हिंदू है, ये फलाना शख्स तो बौद्ध है, ये तो फलाना मुस्लिम है, हमें ये हमारे संस्कार का नहीं है, ये हमारे कम्युनिटी का नहीं, इसको किनारे करो। जब तक आप उसे गले नहीं लगाएंगे, उसके करीब नहीं बैठेंगे, उसके फीलिंग्स को, उसके थॉट्स को नहीं समझेंगे, उसके बुक्स को नहीं पढ़ेंगे जिसको वो फॉलो कर रहा है, आप कैसे करीब आएंगे? मतलब एक तरह से आपका ये पैशन है टू बिल्ड अ हार्मनी एंड पीस, ताकि एक सौहार्द बना रहे हमारे आसपास में। बिल्कुल सौहार्द रहेगा, सारी काम बहुत आसान अच्छी लगेंगी। आप ऐसी जगह को जाएं जहां पर कॉमन। ये कैसा आया? एक इकबाल जो बचपन का था, बचपन से था एक लड़का, नौजवान। देखिए मैं बताता हूँ क्या हुआ है कि हमारे क्या किया लाइफ में। हमारा जो विलेज है वो विलेज है मोहनपुर प्रखंड में, एक गांव आता है लखैपुर, शायद आप जानते हो। मैं बहुत वाकिफ हूं उससे। लखैपुर में इकलौता मुस्लिम घर अगर किसी का है तो वो हमारा है जी, और हमारे पूर्वजों की जागीरदारी वहां रही जी। होली हो या दीपावली हो या ईद हो या बकरीद हो, जो भी चीजें होती हमारे दरवाजे पे होती जी।
अब जब हमारे दरवाजे पर हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि हमारे बगल में जो एक हिंदू कम्युनिटी रहता है वो मेरे ताई है, मौसा है, खालू है, फूफा है, हमें मालूम ही नहीं। ओके। सब हमारे हैं, और जब सब हमारे हैं तो हम उसी परिवेश में पले बढ़े। जी। हम जब गया, हम लोगों ने शिफ्ट किया, गया में जब आया, जहां पर हमारा घर बना वहां पर भी हमारे 90% जो पॉपुलेशन है वो नॉन मुस्लिम एजुकेशन पॉपुलेशन। बैकग्राउंड क्या था स्टार्टिंग में सर? हमारी एजुकेशन बड़ी नॉर्मल एजुकेशन है। मैट्रिकुलेशन हमने किया बिहार बोर्ड से? बिहार बोर्ड से, उसके बाद इंटरमीडिएट से इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, एमएससी हमने तो इलेक्ट्रॉनिक्स। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड नहीं था? सीबीएसई नहीं था, क्योंकि हमारे बड़े ही मिडिल क्लास फैमिली से। सर ये बोलते हैं अक्सर लोग, मैंने देखा है काफी बिहार बोर्ड के भी बच्चों को, कि वो पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाता है बिहार बोर्ड से, सीबीएसई से ही डेवलप हो पाता है। सर देखिए, मैं बोर्ड पर नहीं जाऊंगा सर। आपको घर में क्या परवरिश मिलती है, संस्कार मिलता है, क्या इन्वायरमेंट मिलता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जी। इसलिए मैंने कहा था किसी भी इंसान का पहली टीचर जो होती है वो उसकी माँ होती है। ओके। अगर माँ ने आपको अच्छे संस्कार दिए, अच्छी परवरिश दी, अच्छा पढ़ाया, तो आप हर जगह अच्छा करेंगे। उसके लिए सीबीएसई बोर्ड का होना, बिहार बोर्ड का होना जरूरी नहीं है जी। उसके लिए कोई भी बोर्ड होगा वो अच्छा ही होगा। ओके। आपकी लगन, आपकी मेहनत ये डिसाइड करती है कि आप सोसाइटी में क्या देना चाहते हैं, अपने आप को क्या बनना चाहते हैं। आपको मैं बताकर बड़ा आपको अच्छा लगेगा सुनने में कि जब मैं थोड़ा टीनेजर से बड़ा हुआ तो देशभक्ति कूट कूट के अंदर थी। वही मैं पूछना चाह रहा था कि वो तो कैसे? जो पैट्रियोटिज्म था वो अंदर, जी। तो उसको लगता था कि मैं देश के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ और करूंगा। तो क्या करना चाहिए? तो आर्मी में जाना चाहिए। जी। तो उस टाइम में फॉर्म भरा जाता था, तो मैंने एयरफोर्स, आर्मी और नेवी सभी का फॉर्म भरा, सभी का एग्जामिनेशन दिया। फॉर्चुनेटली आई वॉज नंबर 1 इन ऑल इंडिया रैंक इन एयरफोर्स। तो ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक था हमारा। मेडिकल हुआ, उस रिटर्न के बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल फिजिकल हुआ, फिजिकल, ये सारी चीजें प्रोसेस के बाद ट्रेनिंग की बात आई, खड़कवासला में ट्रेनिंग होनी है। उस टाइम में डिफेंस मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। ओके। तो 28 लोगों का सिलेक्शन हुआ पूरे बिहार में, और हम लोगों को बेटा बुलाया गया। अच्छा। हम लोग बेटा गए 28 लोग, 27 लोगों को मेरे सामने ही ट्रेनिंग पे भेज दिया गया, और इकलौता मैं था जिससे डिस्क्वालीफाई कर दिया, ये कहते हुए कि आपको प्री मेडिकल होगा, फिर से एक बार मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए हम जाते, हमें रेफर कर दिया दानापुर। दानापुर मेडिकल गए कराने के लिए, तो वहां पर आज भी मुझे याद है उनका नाम, कर्नल थे एनटी सेट्टी। ओके। उन्होंने मुझे देखा, बोला नाम इकबाल हुसैन मलयस। कितने साल की बात, कौन से साल में थे? 92 की बात होगी। उस समय कितने साल के थे आप? अब 92 में आप ये लगा लें कि 4 मतलब 17-18 ईयर्स के होंगे। 17-18 में से। तो उसने बोला यार तो क्या करेगा फौज में जाकर? सर सारे फौज में देश के लिए जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा। बोला यार तू पाकिस्तान की जासूसी करेगा। हम लोग क्यों यार? क्योंकि मैं बीइंग अ मुस्लिम में पाकिस्तान की जासूसी, इसकी अब मैंने जवाब, चूंकि मैं शुरू से ही मुखर रहा हूं, मैंने पूछा कि भैया इसकी गारंटी क्या है कि हिंदू ही सिर्फ देशभक्त होते हैं, वो देशद्रोही नहीं होते, और मुसलमान जो भी होते हैं वो देशभक्त नहीं होते, देशद्रोही होते हैं। वो मेरे बात से गुस्सा खा गए वो कर्नल साहब। ओके। उन्होंने बोला कि ठीक है, कर्नल हो के वो अपने कर्नल के पोजीशन पे ये बात स्टेटमेंट दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई करने से बोला कि 30,000 है तेरे पास, उस टाइम का 30,000। ओके। दे, मैं तुझे फिट करता हूँ। मैं बस मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ टाइम दीजिएगा तो मैं पैसे लाकर दे सकता हूँ। क्योंकि उसे जॉब की भी जरूरत थी, देशभक्ति तो बात वो भी है, और साथ में पैसे भी अर्न करना है। जी। तो डिस्क्वालीफाई कर दिया। डिस्क्वालीफाई वो परमानेंट डिस्क्वालीफाई है, अगर आप आर्मी को जानते हैं या नेवी को, तो परमानेंट डिस्क्वालीफाई मतलब तो रेड आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, फिर आप कहीं एलिजिबल नहीं। उसके बाद फिर रिजेंबल नहीं हुई। फिर मैंने आप बीती कॉलम में, उस टाइम में हिंदुस्तान में हमारा निकला कि एक इकबाल हुसैन है, फलाना फलाना, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, सारी आप बीती कॉलम निकल, डिफेंस मिनिस्टर को लेटर लिखा, बात नहीं बनी। फिर मैंने इस फील्ड को ही, नेवी, एयरफोर्स, जबकि मैं एनसीसी में सी सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया हुआ है, और मुझे नहीं लगता आज भी एज ऑफ नाउ पूरे बिहार में मेरे जितना शूटिंग्स किसी ने किया होगा, पूरे बिहार में आज भी एज ऑफ नाउ शूटिंग। चूंकि हमारे एक टैंक कमांडेंट थे उस टाइम में, देवदास सर। आप ये मतलब जो आप है ये बात क्लेम कर रहे हैं? हाँ, ये पूरे बिहार में शूटिंग्स नहीं किया होगा। हाँ, चूंकि हमारे को एनसीसी में देवदासन साहब टैंक कमांडेंट थे, वो हमें एसएलआर भी देते थे, कार्बाइन भी देते थे, राइफल भी देते थे, एलएमजी भी देते थे, वो चलवाते थे मुझसे। जितने भी वो एक्सपायर कारतूस होते थे ना, वो मुझसे चलवाते थे, मुझे बुलवाते थे और मुझसे चलवाते थे। तो आज भी बोर्ड में जाएंगे 6 बिहार बटालियन में, तो मेरा ही नाम ऊपर है। क्यों नाम ऊपर है? क्योंकि इंडिया में राष्ट्रपति अवार्ड भी मैंने बिहार की तरफ से लिया। वाह, प्राउड। हाँ, और बीएलसी एक कैंप होता था, उसमें भी मुझे रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिल्ली से मिला। जी।
तो वो चीजें हुई। और 1992 से लेकर आज तक मैं हर साल 2 से 3 बार ब्लड डोनेट करता हूँ, सिर्फ अपने देश के नाम पर, कि मेरे खून की वजह से किसी की। तो लास्ट टाइम हमने सोनी वर्मा जी का पॉडकास्ट किया था। जी तो सोनी वर्मा जी संस्थापक है बिहार। जी जी, मुझे मालूम है, मेरा छोटा भाई है। जी जी जी। तो उन्होंने काफी अच्छा फीडबैक देता बताया था आपके बारे में कि वो जब भी ब्लड डोनेशन कैंप लगता है तो उनका एक बार तो ये यूनिट डालते ही क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है इस पर। एक आपका शहीद भगत सिंह हो गया, एक फैजान का है, और एक आपका सराफत फाउंडेशन है। जी ये 3 लड़के, बाकी और भी लोग कर रहे होंगे इंडिविजुअली। जी। ये लोग कैंप लगाते हैं और काफी हम active हर जगह हैं। जुड़े हुए हैं और हर जगह इन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। और जब भी कैंप, चाहे एसटीओ में जाऊं, चाहे शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के कैंप में जाऊं, मैं अपना ब्लड जरूर डोनेट करता हूं। जी क्योंकि ये एक बड़ा नोबल कॉज है। अगर आप अपने ब्लड से किसी की जिंदगी बचाते हैं तो इससे बड़ा नोबल कॉज नहीं होता। नहीं हो सकता। तो हमने कोशिश किया है कि अपनी जिंदगी का एक खतरा देश के नाम, चाहे जिस भी एंगल से, जिस भी पॉइंट से आप दिए, वो देना चाहिए। सुकून मिलता है सर। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अभी आपको मैं एक कहानी याद आ गई, मैं आपको बताता चलूं। जी। आई वॉज इन फिरोजपुर, पंजाब। और फिरोजपुर जो है बिल्कुल लाहौर के नजदीक है। ओके वहां पे एक बॉर्डर लगता है, हुसैना वाला बॉर्डर, ओके। जहां पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को को फांसी फांसी दी दी गई गई थी। और उनकी डेड बॉडी को वहीं पर जलाया गया था। अब जली लाश सतलुज में बहाई गई थी, याद है आपको? जी जी। वो जगह आज भी है। तो हम लोग रेगुलर जब भी, लेकिन वो लाहौर में चला गया। नहीं नहीं, वो हमारे पास इंडिया है, में। हमारे पास है, फिरोजपुर में ही है, बॉर्डर पे। ओके तो वो जगह पर मैं रेगुलर जाता था, फिरोजपुर में। एक दिन हमारे मित्र बने थे वहां पे, टिंडा साहब, उनका नाम आज तक मुझे रियल नहीं मालूम, लोग टिंडा कहते थे, हम लोग भी टिंडा कहते थे। जी और उनके साथ एक हरीश भाई थे हमारे बैठे हुए, एक सरदार जी थे, टिंकू जी। जी। ऐसी बात निकली हुई थी। कौन साल की बात? ये बात 1999 की है। तो बात निकली हुई थी। उस समय तक करियर आपने बना लिया था? हाँ सर, मैं बहुत कम एज से कमाने लगा सर। अरे सर 92। तो 92 आफ्टर 7 इयर्स आप। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, मैं वही बताता हूँ अभी आपको। जी जी जी। तो वहां पर देशभक्ति की बात निकल गई। उस टाइम में आपको शायद याद हो जी। कि देश पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हो गया था। कारगिल। नहीं सर, उसके बाद 99 की बात बता रहा हूँ, 99 या 2000 की बात है। जी। और जिस जगह पे बॉर्डर था ना, वहां पर नाइट परेड होती थी। नाइट परेड का मतलब पूरा नाइट विजन हो जाता था, सारी चीजें अंधकार में चली जाती थी और लोगों को वैसी ट्रेनिंग दी जाती थी कि अगर वहां से जंग स्टार्ट होगी तो क्या करना है। जी। इसी बीच में टिंडा साहब जो हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि यार जैसी जंग स्टार्ट होगा तो पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। मैं बोला अच्छा। बोला हमें तो लगता है आप चले जाओगे। तो बोला हम क्यों जाएंगे, हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं बोला पाकिस्तान से मैं आया हूं, मैं भी तो हिंदुस्तान में ही। तो बोला एक काम करते हैं, मैंने कहा उनको, हम एक काम करते हैं, हम लोग चारों लोग शर्त लगाए कौन बड़ा देशभक्त है। तो बोला कैसे ये होगा, हम लोग आर्मी खड़ी है लाहौर, पाकिस्तानियों की भी आर्मी हमारी भी खड़ी है, हम लोग छुपते छुपाते देखते हैं कौन बॉर्डर तक पहुंचता है। वहां तक बॉर्डर जाने का परमिशन नहीं था जी। जो नजदीक पहुंचेगा वो बड़ा देशभक्त। चारों लोगों ने ये बात मान ली। ओके। हम लोग जी, सरदार जी और आप और हरीश भाई, चारों लोगों ने बात मान ली। चार लोग सुबह सुबह, हम लोग सुबह सुबह आर्मी लोग थोड़ा आराम करी हो तो हम लोग पहुंचेंगे बॉर्डर तक। जी। हम लोग चलते रहे, देखा गया कि चलते चलते करीब 10 किलोमीटर था फिरोजपुर से वो हुसैना वाला बॉर्डर। ओके। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, खेतों से देख रहे कई गांव खाली, एकदम सुनसान, सिर्फ कुत्ता सिर्फ वहां पर है और बाकी सारे गांव को खाली आर्मी ने करा दिया। जी। तो उधर से हरीश भाई बोलते हैं यार ये तो ऐसा है, हम लोग को जाना ठीक नहीं है। अरे अभी तो देशभक्ति का 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है। जी जी जी। अभी से ऐसी बातें। 2 किलोमीटर आते आते हरीश भाई बोला कि भैया हम तो चले, हमको अब आगे नहीं जाना है, हम आप जाओ, हम तो अभी बढ़ेंगे आगे। ओके। हरीश भाई के बाद ये टिंडा भाई बोले यार अब दिक्कत हो जाएगा, आर्मी पकड़ लेगी, हमारी ही आर्मी हम लोगों को पकड़ लेगी। जी जी। बोले यार अभी तो देशभक्ति स्टार्ट हुआ है। जी जी जी। अभी तो आगे प्रूफ करना है। ओके। वो भी छोड़ गए रास्ते में। टिंकू सरदार भी रास्ते में छोड़ गया। ओके। बच के इकलौता में आए मैं वापस। बोला क्यों नहीं यार, मान गया यार, तो दूसरा बड़ा देशभक्त है यार। तुसी दैट मींस कि 92 और 92 में अगर मैं गलत ना हूं तो 92 और 99 और ये 92 99 से जो स्पार्क निकल के आया उस इकबाल में, वो अब तक 2025 में दिखता है कि वो कितना बड़ा देशभक्त है। और वो आपको कंटिन्यूटी को, देशभक्ति को कई जगह पे प्रूफ करने का मौका मिला जी। और मैं प्रूफ करता हूँ इसलिए क्योंकि मैं वही बात ले पा रहा हूँ ना सर कि जैसे होता है ना कि भाई आप सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, आप पैट्रियोटिक होने की बात कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लोग जजमेंट करते हैं कि नहीं ये इस तरीके से इसलिए कर रहा है क्योंकि ये प्रूव कर रहा है दैट कि हाँ इसको कोई ऐसा ना समझे, जो बात फैक्ट है। तो अभी क्या होता है कि ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है, तब से ही आप मतलब तो वैसे लोग जो नेगेटिव थॉट रखते हैं ना, उनको प्रूफ करने की जरूरत होती है। और जिनके पास सोच है कि नहीं यार सारे जो हिंदुस्तानी है वो तो सारे हिंदुस्तानी है, उनके पास प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको।
तो एग्जैक्टली वैसे लोग जो नेगेटिव थॉट है कि नहीं मुस्लिम्स का मतलब ये तो देशभक्त नहीं होगा, ये तो देशद्रोही होगा, तो 1 लाख एग्जाम्पल है जिसमें हम कम से कम 1000 तो मुंह से बोल सकते हैं जिन्होंने देश पे अपनी जानें कुर्बान कर दी। सर कोई मतलब स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल जो वर्ड्स होता है जो उस तरीके का लात मारने के लिए अगर किसी को देना हो इस तरीके का बात देखिए जो बोलता स्वामी है विवेकानंद का शिकागो सम्मेलन में जो वर्डिक्स है वो मैं हमेशा कोट करता हूँ, वो वर्डिक है, जी बी बोल्ड, बी स्ट्रांग एंड टेक द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन योर शोल्डर, देन यू विल सी दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। एग्जैक्टली ये स्वामी विवेकानंद ने जो कह दिया ना शिकागो में, इस चीज को अगर आत्मसार्थ लोग कर ले तो हर जिम्मेदारी उसकी है। देश में खतरा, मैं एज रिस्पॉन्सिबल, समाज में खतरा, मैं रिस्पॉन्सिबल, हमारे प्रदेश में खतरा, मैं रिस्पॉन्सिबल। जिस दिन आपने अपनी जिम्मेदारी ले ली, लोग कहते हैं यार समाज बहुत गलत है, मैं कहता हूं आप अपने आप को सुधार कर लो, आपने समाज में एक आदमी को कम कर दिया गलत लोगों से। एग्जैक्टली हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, खुद को इंप्रूव नहीं करते। जिस दिन हमने अपने आप को इंप्रूव करना सीख लिया, एक आदमी कम जाएगा उस भीड़ से जिसको आप गलत कहते हो। एग्जैक्टली ठीक है ना? इसी तरह से हर लोग अगर अपने आप पर इंट्रोस्पेक्ट कर ले, आत्ममंथन कर ले कि हम कहां पर हैं, तो इंसान एक कम कर देगा उस नंबर से जो नंबर को आप गलत कह रहे हैं। तो सर सोशल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, आप काफ़ी इन सब्जेक्ट्स पे वर्क करते हैं, कुछ एनजीओज मैंने सुना है कि उनसे काफ़ी जुड़े हुए हैं आप, तो अभी सर कहाँ कहाँ पे कौन कौन चीज़ें पाइपलाइन में हैं और कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हाँ इकबाल सर इज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट? सी देखिए, एक तो पीस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन तो हमारे पास कई हैं जिसके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। 2 ऑर्गेनाइजेशन मैं खुद रन करता हूँ। एक है पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका जो थॉट्स ही है वो कम्युनल हार्मनी और मैसेज ऑफ पीस है। इसके लिए मैं रेगुलर सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस करवाता रहता हूँ और समाज जी को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि आज देखेंगे कि आज थोड़ा ज़्यादा नफरत के कुछ लोग जो है नफरत बोने का काम कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली ऐसे में हम जैसे लोगों को जो सिविलियन हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो प्रेम और सौहार्द को बढ़ावा दें ताकि वो गैप और ज़्यादा कमता रहे। अगर हम लोग छोड़ देंगे तो वो गैप बढ़ता इसमें रहेगा। पॉलिटिक्स का कोई जिक्र नहीं, कोई पॉलिटिक्स का मामला कुछ ही नहीं नहीं, पॉलिटिक्स में। इससे कोई पॉलिटिक्स, मैंने कहा ना कि पॉलिटिक्स क्या है, आप जिस दिन दिलों पे राज करेंगे उसी दिन आप नेता बन गए। जरूरी नहीं किसी पॉलिटिकल ऑफिस को आप ज्वाइन करेंगे तभी आप नेता कहलाएंगे। जी एग्जैक्टली समझ गए? तो मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ये है, एक एकता मंच है जो एकता की बात करती है, नगर विकास परिषद है जो शहर के डेवलपमेंट की बात करती है, तंजीम इंसाफ है जो इंसाफ की बात करती है, जहां हम एसोसिएटेड हैं। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन हमने अभी जस्ट बनाया है कुछ दिन पहले, नेशनल काउंसिल ऑफ सिटीजन राइट्स। इसमें हम वैसे मुद्दे को लेकर के अभी हमने राष्ट्रपति को भी लेटर लिखा, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखा। अब ये लेटर क्या था? लेटर क्या है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जा रहा है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, और लोग को सोच भी नहीं है, इतनी पॉलिटिकल पार्टी है, किसी की सोच नहीं है कि एक जगह को पिछले 40 साल से रिजर्व कर दिया गया है। 1956 से ये जगह गया रिजर्व है। रिजर्व का एक तरीका कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है, कितने साल तक रिजर्व होगा, उसकी एनालिसिस होगी, फिर से वो अगर वो है गया तो दिया जाएगा। लेकिन यहां पर चला रहा है, किसी की आवाज उठाने की जरूरत नहीं। अगर एक अच्छा इंसान, अनफॉर्चुनेटली हम कहेंगे कि वो एक जनरल कास्ट से आता है, वो चाहता सोशल रिफॉर्म के लिए वो इंपावर हो, वो कहाँ इलेक्शन लड़ेगा, कहाँ जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए? क्योंकि ये रिजर्व सीट है। एग्जैक्टली मेरी लड़ाई रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को वायलेट क्यों किया जा रहा है। हम जो रिजर्व है, जो डिप्राइव सेक्शन है, हम उसको रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन डिप्राइव सेक्शन को 15 साल 12 साल के बाद इवैल्यूएशन की जरूरत है, उसको इवैल्यूएशन क्यों नहीं किया गया? मैंने कहा कि मैं आई हैव गॉन थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द सचर कमेटी, आई हैव गॉन थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द रंगनाथन मिश्रा रिव्यू पिटीशन को भी मैंने पढ़ा। उसमें उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि एक कम्युनिटी दलितों से बदतर है, वो कम्युनिटी को क्यों रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है? अगर नहीं है तो सबको आप रिजर्वेशन हटाओ, सबको एक जैसा आप सहूलत प्रदान करो, लेकिन इस पर बातें कोई नहीं करता। इसका लेटर आपने लिखा? लेटर लिखा, प्रेसिडेंट ने मुझे रिप्लाई किया प्रेसिडेंट ने हमें। हमने, उन्होंने कहा कि 26 में वी आर गोइंग टू रिव्यू। आई हैव दैट लेटर। तो वो चीजें हम जैसे लोग, अब जैसे यहां पर मान लीजिए कि एक मुस्लिम की मॉब लिंचिंग होती है जी, तो मुस्लिम समाज खड़ा होता है, मुस्लिम के साथ मॉब लिंचिंग हो गई, वाई नॉट यू आर नॉट स्टैंडिंग कि जब किसी हिंदू के साथ भी गलत होता है तो आपको वहां खड़ा होना चाहिए जी। हिंदू को मुस्लिम के साथ गलत हो रहा है, हिंदू को खड़ा होना चाहिए, तभी तो समाज में लगेगा कि गलत के खिलाफ हम लोग हैं, हम लोग हिंदू और मुस्लिम करके नहीं बांट रहे हैं। ठीक है ना? आप आओ, तो जिस दिन आप आना सीख गए उस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? प्रेम्बल आप याद करो, प्रेम्बल कहता है हम भारत के लोग। मतलब
वी का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, जितने भी लोग इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, एग्जैक्टली, वो हम वो नहीं कि मैं जी। तो जब प्रेम्बल हमारा कहता रूह क्या है, संविधान का रूह यही प्रेम्बल है ना, आत्मा क्या यही ना है जी। आत्मा को हम भूले बैठे हैं। ये धर्मनिरपेक्ष गणराज है, धर्मनिरपेक्ष गणराज की हम धज्जियां पड़े उड़ा रहे हैं। क्यों? इस पर कौन बात करेगा? आपको सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ा करके अपनी राजनीति रोटी सेकने की काम लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टी करती है जी। मेरी लड़ाई यहां पर है, मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड भी हूं अगर, तो वहां भी मैं अपनी बातों को सच्चाई और मुस्तैदी से रखता हूं। मुझे इस बात का भय नहीं लगता कि अगर मैं गलत बोलूंगा तो पार्टी मुझे पार्टी से निकाल देगी, निकाल दे, मुझे उसका डर नहीं है। मुझे यह है कि आप एक आवाज उठेगी ना, 2 आवाज उठेगी ना, 4 आवाज उठेगी ना, हम समझे मेरा जीवन सार्थक हो गया कि 4 लोग तो आवाज उठाए ना। एग्जैक्टली। मुझे कहीं पर फिट नहीं होना कि मुझे मिनिस्ट्रियल पोस्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए। हाँ, इस सच्चाई के रास्ते से अगर मैं एम्पावर होता हूं तो समाज में बड़े बदलाव करने की कोशिश जरूर करूं। बहुत मेहनत लगता होगा सर। सर बहुत मेहनत नहीं सर, आपको पर डे लड़ना पड़ता है सर। सबसे पहले के आपके अपने लोग आपको छोड़कर चले जाएं। एग्जैक्टली, मैं वही बोलना चाहता था। सबसे पहले आपको तो ये कुर्बानी देनी जी। आप चूंकि सच्चाई क्या होता है, आप मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में जाकर देखें, सच्चाई सबको पसंद है, सच्चाई लोग सुनना नहीं चाहते जी। कहेंगे सबकी सच्चाई सच होना चाहिए, जिस दिन सच्चाई सामने रहेंगे ना वो सुनना नहीं चाहेंगे, वो सबसे पहले आपसे दूर जाएंगे। ये कड़वा आपका जितना भी एनजीओ है जिससे आप एसोसिएटेड है, ओके, वो इस पे खुल के काम करती है। देखिए, हर तरह के लोग जुड़े हैं एनजीओ से जी। हमारी कोशिश है कि पॉजिटिव लोग ही जुड़े जी। लेकिन जहां पर कुछ नेगेटिव है तो उसको भी आपको लेकर चलना होता है साथ में, ओके। उनको पॉजिटिव बनाकर काम लिया जाता है। हम अगर उनको तिरस्कार कर देंगे तो और तो अलग ही हटते चले जाएंगे समाज से, तो उनको भी जोड़कर हम समाज में काम लेने की कोशिश। सर, एक वर्ड मैंने सुना है, इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स। हाँ, ये क्या होता है? इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स के बीच में वैसे वर्ग जो बुद्धिजीवी हों, जिनके पास सेंस हो चीजों को समझने के लिए, okay। वो सेंस वाले लोग मुस्लिम कहलाते हैं, उसे इंटेलेक्चुअल हिंदू कह लें, इंटेलेक्चुअल बौद्धिस्ट कह लें। जो इंटेलेक्चुअल, आप इंटेलेक्चुअल सिविल सोसाइटी भी कह सकते हैं, सिविल सोसाइटी का मतलब ही इंटेलेक्चुअल हो जाता है, ओके, ठीक है ना। तो इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी लोग, वो समाज के बुद्धिजीवी लोग, है ना, ओके। उससे आप किसी ने नाम दे दिया तो नाम के पीछे ना जाए, बल्कि उसका कॉज क्या है देने का। मतलब कि अब जैसे हमारे यहाँ बीइंग अ मुस्लिम, हमारे यहाँ इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ डिप्राइव्ड सेक्शन बहुत ज्यादा है, तो हमारे यहाँ वैसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी कम्युनिटी का बात रखें कि हमको कहां पर आप जगह दे रहे हैं। अब जगह मिलेगा तभी तो, देखो आपके समाज में एक बंदा अगर इंपावर हो जाता तो आपके समाज के लोगों को पावर करेगा ना वो जी। वही चीजें होती है, हर समाज को आगे बढ़ना चाहिए। जब तक एक समाज का रियल लीडर नहीं होगा वो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। एक रियल पर्सन अगर इंपावर नहीं होगा वो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। सर, मेरा एक बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है यहाँ पे जी। इंसान सुबह उठता है, उठने के बाद फिर अपने डे टू डे लाइफ में बिजी हो जाता है, ओके, और एक आइडेंटिटी है उसकी। सुबह बिजी हो गया डे टू डे लाइफ में, उसके अपॉइंटमेंट्स हैं, उसके सोशलाइज है, वो फैमिलीज देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ब्रेन में है ये कि आई वांट टू बी टू समथिंग फॉर द समाज, ऐसा कुछ, ओके। तो अब जैसे कि आपने बताया कि ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्टिकुलर चीजों को काम करता है, ओके, जहाँ पे आप लोगों को जोड़ते हैं, सौहार्द मेंटेन होता है। अगर मैं अगर पूछूं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल दिस पीपल, तो अगर बाय द वे सपोज दैट इसको अगर ब्रॉडर टर्म में करना हो, लार्जर टर्म में करना हो, और एक जो होता है ना कि मतलब सोसाइटी के पास वो बिल्कुल जाए, हर एक घर में जाए ये चीज, ओके, तो उस केस में इकबाल हुसैन क्या कर रहा है अगर देखा जाए तो? क्योंकि ब्रॉडर टर्म की बात अभी क्या होता है कि अभी एक मिनिमल टर्म की बात हो रही है, लेकिन अगर ब्रॉडर टर्म की बात हुई, जैसे मैंने देखा अभी हाल में ही, आप देखे होंगे गुजरात में, आप दिल्ली में देख लीजिए, एक बंदा लीडर होकर बन के खड़ा होता है और उसके चारों तरफ लाखों की भीड़ जुट जाती है, ओके। ये एक्सपोजर फट से चला जाता है, ये एक्सपोजर स्मॉल टाउन में क्यों नहीं जाता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक्सपोजर क्या होता है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छे कामों को अगर आपने ब्रांडिंग अच्छी की, चूंकि आज की ब्रांडिंग की जरूरत है, तो आपकी एक्सपोजर ज्यादा होती है। हम पीस को, सौहार्द को, कम्युनल हार्मनी को घर घर पहुंचाने के लिए वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वर्ल्ड स्कॉलर्स, टॉप नॉच स्कॉलर्स को एक मंच पर बिठाते हैं जी।
उनसे उनके किताबों के हिसाब से, उनके धार्मिक किताबों के हिसाब से पीस का निचोड़ निकालकर लोगों के सामने रखते हैं जी ताकि लोग समझे। अब जैसे मैं बात करूं, आज एक नारा लगता है सनातन में, जय श्री राम। जी लगता है। एक टाइम था जब राम राम लोग बोलते थे, लगता था एक ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हो गई। ग्रीटिंग्स आज जय श्री राम लगता है कि एक नफरत का माहौल के लिए ये वर्ड मतलब वो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं आपको डिप्राइव कर रहे हैं, नहीं आपको उकसाने की कोशिश। ठीक है, मैं एक चीज पूछता हूं, मैंने एक जगह कहा कि आपके राम अलग है, मेरे राम अलग है। बोला क्या मतलब? हमारा मतलब ये कि हम जिस राम को मानते हैं वो हमारे लिए इमाम हिंद है, हिंद के इमाम है, हमारे इमाम का दर्जा बहुत ऊपर है। उस राम की बात करें तो राम ने कभी वर्ग विशेष की बात नहीं की, अगर की होती तो सबरी का बैर नहीं खा रहे होते। राम ने कभी अपने सच्चाई से मुंह मोड़ा नहीं, अगर सच्चाई से मुंह मोड़ते तो लंका फतह नहीं होता। उन्होंने औरतों की गरिमा और औरतों और भाइयों का न्याय उन्होंने दिखाया लोगों को जी। अंगद की पैर को किसी ने नहीं उखाड़ा, ये दृढ़ संकल्प किसका था? राम का दिया हुआ। आप राम के चरित्र को सिर्फ जय श्री राम में बांधकर नहीं बता सकते। एग्जैक्टली राम के चरित्र को बताने के लिए राम के कैरेक्टर को, एक दो कैरेक्टर को आपको जिंदगी में उतारना पड़ेगा जी। राम सनातन के नहीं हो सकते मेरे हिसाब से, राम सबके हैं। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद से मुस्लिमों के नहीं हो सकते, मोहम्मद सबके हैं। एग्जैक्टली हम उनको कैद कर रखा हमने। सर तो मौर्य हाइट्स बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, यू आर अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ, राइट, इंक्लूडिंग यू देयर इज वन मोर डायरेक्टर आई थिंक। वो कौन है? हमारे बड़े भाई साहब। आपके बड़े भाई साहब, लेकिन एक्टिव मेंबर में आप ही हैं। सर नो डाउट है कि अभी के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो फ्लैट्स, अपार्टमेंट, बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, खरीदते हैं। ओके, लेना, एडवर्टीजमेंट, ब्रोशर्स इज ऑल नो, दे आर नोइंग ऑल दिस थिंग्स। लेकिन जहां पे अगर एक कस्टमर को डिफिकल्टी आती है, जहां पे प्रॉब्लम आता है, जहां पे वो डिफिकल्टी फेस करता है, ओके, और आवाज नहीं उठा पाता है, तो ये भी पता होगा उनके लिए कि उनके लिए रेरा है, और एडवोकेट के थ्रू, रेरा के थ्रू वो चले जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो सेकंड स्टेप आता है, दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि वो प्रॉब्लम जो अराइज हुआ है, अब वो कंप्लेन फाइल किए हैं, तो उसका सॉल्यूशन जो होता है वो आखिर कितने वक्त में आता है, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। रेरा के पॉइंट से आप बात कर रहे हैं, रेरा में आपने कंप्लेन फाइल किया और उसका सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं आप जी। मतलब एक नॉर्मल कस्टमर ने फाइल किया, उसका सॉल्यूशन हाँ, क्योंकि अगर जैसे देखा जाए तो ये तो हो गई पॉजिटिव बात कि भाई आप बड़ा अच्छा गए, ब्रोशर से आपने फ्लैट ले लिया, आपने पसंद किया, इज लाइक एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। लेकिन हजारों बिल्डर्स बिहार में काम कर रहे हैं आज के डेट में, और हजारों बिल्डर के साथ कम हजारों कस्टमर्स एसोसिएटेड है जी। तो ये लैक्स में पहुंच जाता है, और लैक्स में अगर हम 10% भी ग्रीवांसेस रखें तो करीब 1000-2000 लोगों का ग्रीवांसेस आता है ऑन रोटेशन जी। उसको रेरा करने में कितनी सक्षम है ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि रेरा 2018 से 17 से ही बिहार के अंदर आई है, और 2-3 साल तो उसको खुद अपने काम को सीखने में लग गया। ओके, फिर उसके बाद कोविड का टाइम आ गया, ओके, काम बंद हो गया, तो उसके बाद अभी 21 से फिर से रेरा एक्टिव मोड में आई। उसी बीच में 2 से 3 चेयरमैन रेरा के चेंज हो गए। ओके, तो जिस तरह से एक्शन होना चाहिए, हमें नहीं लगता कि उस हिसाब से हो रहा है, इसलिए फाइल भी डिले हुई है बिल्डर्स की, और ग्रीवांसेस रेडिशल भी जो होता है वो भी डिले हुआ है। इसलिए अभी कोई टाइम देना हमें लगता है कि सही नहीं होगा हमारे तरफ से, क्योंकि इसके लिए रेरा ऑफिशियल ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। लेकिन हम एक बात कह सकते हैं, अगर किसी को इश्यूज है, किसी भी कस्टमर्स को, तो रेरा के साथ साथ एक बिल्डर्स का अपना एक अम्ब्रेला है जिसका नाम है क्रेडियाई, जिसको कहते हैं कन्फेडरेशन ऑफ द रियल एस्टेट जी, ठीक है ना। ये अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ऐसी बॉडी है जिसके अंदर पूरे इंडिया के बिल्डर्स एसोसिएटेड है। ओके, इसका बिहार में भी बिहार चैप्टर है, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट चैप्टर्स भी। अभी हम लोगों ने गया डिस्ट्रिक्ट चैप्टर्स भी हम लोगों ने क्रेडियाई का स्टार्ट किया, जिसके सेक्रेटरी मनीष सिंह जी हमारे बड़े भाई घराना के हैं, और मैं भी वाइस प्रेसिडेंट उसमें हूँ। ओके, और प्रेसिडेंट है राजू बनवाल जी, और चेयरमैन है चिक्कू सिंह जी। ये लोग हैं, और बाकी मेंबर्स हैं। तो अभी 28 लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। अगर किन्हीं कोई इश्यूज है तो यहाँ भी सेक्रेटरी से मिलकर अपने ग्रीवांसेस को रख सकते हैं, और वो अपना फॉलोअप कर ले रेरा से कि भाई इस कस्टमर्स के साथ ये इश्यूज हैं। अगर गया जिला की बात है तो, अगर बिहार की बात है बिहार बॉडी से वो कांटेक्ट कर ले।
ओके क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल बिगर कस्टमर्स के कोई भी बिजनेस कुछ भी नहीं है। जी exactly. कस्टमर्स का कोई भी इश्यूज आता है, हमें लगता है कि पहले तो इंडिविजुअली उस कंपनी को या इंडिविजुअल पर्सन को, अगर फर्म प्रोप्राइटरशिप पे है या पार्टनरशिप पे है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इंडिया लिमिटेड कंपनी है, जिस भी तरह की कंपनी है, जी उसको सबसे पहले एड्रेस बायर के ग्रीवांसेस को सॉल्व करने में करना चाहिए। ओके अगर आपने ग्रीवांसेस को सॉल्व कर दिया तो मुझे लगता है कि आप एक बायर नहीं जोड़ेंगे बल्कि उनके साथ कम से कम 3 रेफरल जोड़ते हैं। तो 3 रेफरल को भी अगर हम एन ऑप्शन मानते हैं कि 3 लोग हमसे जुड़ेंगे तो हम एक को क्यों लूज करें। एक लूज करने का मतलब उसका कम से कम 10 कस्टमर्स लूज कर देना, जी exactly. और जोड़ने में 3 को जोड़ता तो हम 10 लूज करने से अच्छा है कि 3 को जोड़ें, तो हम उनके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें। और हमने हमेशा यही कोशिश की है कि जो भी बायर्स के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बिल्डर्स ही गलत नहीं होते, कई जगह पे बायर्स भी गलत हो जाते हैं। ओके इन टर्म्स की उनका पेमेंट जा नहीं रहा है, ओके उनके पास जो पेमेंट प्लान ऑप्ट किया उसके हिसाब से पेमेंट कर नहीं रहे हैं। ओके ठीक है ना, जो चीजें उनसे कहा जाता है कि आप भेजें वो चीज भेजते नहीं है। ठीक है ना, कई चीज जगह पर आप देखेंगे कि आप रिलेशन को की वजह से बिल्डर को डिप्राइव करते हैं बायर्स। लेकिन मैं बता दूं, रेरा बिल्डर के साथ सिंपैथी नहीं रखती। ओके रेरा बायर के साथ सिंपैथी रखती है। ओके हर हाल में बायर उनके लिए, तो बिल्डर्स के लिए भी बायर नंबर 1 पे ही है। लेकिन कई चीजों को समझना पड़ेगा, सिर्फ बिल्डर्स ही हर जगह गलत नहीं। कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है ना क्या कि बायर्स पूरा अमाउंट पे कर देते हैं किसी बिल्डर को, हाँ। और सरप्लस भी दे देते हैं। देखिए अगर बायर्स कहीं कहीं पर कुछ ऐसे, क्योंकि बायर्स जो होते हैं सर वो उतने एडुकेटेड नहीं होते हैं सर। नहीं बिल्कुल सही, वो इनोसेंट होते हैं, क्योंकि तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम आपके एग्रीमेंट्स जो बनते हैं वो एग्रीमेंट्स भी उतना ड्राफ्ट, आपको भी पता है कितने क्लॉजेस आते हैं। पॉडकास्ट पे हम इसलिए ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि इंडिविजुअल किसी बायर की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें अनलेस अनटिल हम उनका एग्रीमेंट्स नहीं देखेंगे कि दोनों बायर्स और बिल्डर्स के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ है और दोनों में कौन कहां पर डिफॉल्टर है, तब तक मैं इसका सॉल्यूशन यहां पर नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि सर यहाँ पे एजुकेशन डायरेक्टली मैटर करता है। क्योंकि देखो क्या है कि हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग सीधी बात सारे बायर्स को खुलकर बताते हैं, इधर ही परचेज और नॉट, वो फ्लैट ले ना ले, लेकिन हम लोग कोई भी चीजें हिडन नहीं रखते। हम सारी चीजें अपने बायर्स को बताते हैं, सारे प्रॉज एंड कॉन्स को समझा देते हैं, उसके बाद उनकी तसल्ली होती है तब वो परचेज करते हैं। इसलिए आज तक मौर्या हाइट्स में, हमारी कंपनी में आज तक 0% का इश्यूज है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर किसी का इश्यूज है तो मौर्या हाइट्स में आए, हमारी कंपनी व्हाइट हाउस में है, और बैठकर बात करें कि कहां पर इश्यूज है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक हमने कम से कम 200 फ्लैट्स दिए होंगे शहर में, हमें नहीं लगता कि हमें कहीं पर कोई इश्यूज नजर आया है। और इसी तरह से उम्मीद करते हैं जो हमारे साथ लोग एसोसिएटेड हैं, चाहे वो मनीष भैया घराना हो, चाहे राजू बनवाल जी हो, चाहे चिक्कू भैया हो, चाहे रवि चौरसिया जी हो, हमें नहीं लगता कि विनीत भदानी जी हो, समझिए संतोष हो, मुन्ना जी हो, ये जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं, ये लोग कहीं से हमें नहीं लगता गलत हुआ होगा। लेकिन अगर हुआ है तो वी आर रेडी टू लिसन कि कहां पे इश्यूज है। ओके ठीक है ना, ये इनकी जो बातें हैं गाइस, दैट इफ विल बी बेनिफिटेड टू यू, तो आप उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपको हेल्प चाहिए तो ही इज गोइंग टू हेल्प यू। और बाकी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक रेरा का, वहां पर भी जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू कंप्लेन ऑन एनी पर्टिकुलर बिल्डर, और आप क्रेडिया पे भी जाकर अपनी गुहार लगा सकते हैं। जो थी आपकी एग्जैक्टली वो कहाँ से, कब से, कौन से साल से स्टार्ट हुई? क्योंकि 99 पे आके हम लोग रुक गए। नहीं, प्रोफेशनल जर्नी तो 99 पे जाके रुक गई, ये स्टार्ट 99 पे आके हम लोग रुक गए कि 99 पे अब स्टार्ट करना। हमारी प्रोफेशनल जर्नी एडहॉक बेसिस पर स्टार्ट हो गई 95 से। ओके, जब तक उस टाइम में मैं पढ़ाई कर रहा था जी। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि बड़ी मजेदार बात है कि वहां पर मैंने एक लॉरी हमारे फ्रेंड्स की थी, उसमें हमने कुछ पैसे लगा दिए। ओके, अर्न करते थे, कभी ट्यूशन दे दिया, कभी किसी काम करा लिया, उसके पैसे आ गए, कुछ पेरेंट्स से आ गए, पॉकेट्स मनी, इस तरह से मिला करके हमने वो लॉरी में पैसे लगा दिए, वहां से पैसे आने लगे। लेकिन ये सारी टेम्पररी चीजें थी। फिर मुझे बताया गया भाई कुछ करना चाहिए जी। तो हमने यहाँ पर एक पेयरलेस फाइनेंस होती थी पहले, आप शायद जानते हो, कोलकाता की कंपनी थी पेयरलेस फाइनेंस। हाँ, उसको मैंने ज्वाइन किया। ओके, 97 करने का ये बात 96 की। 96 में पेयरलेस में मैंने जब ज्वाइन किया तो हमें लगता है कि उस टाइम में हमने 100 रुपए के काफी पॉलिसी लोगों को जला दी। वो पेयरलेस भी फाइनेंस वाला भी परेशान हो गया कि 100 रुपए वाली पॉलिसी ने इतनी सारी कैसे करा दी। अच्छा। लेकिन खुश भी था कि चलो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस तो बहुत ज्यादा लाया इसने। फिर मुझे मजा 1 साल में लगा, यार नहीं ये जगह नहीं है, अब थोड़ा सा कहीं जाना चाहिए। और तो मेरे कॉलोनी में 2-3 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे,
तो वो लोग सब गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करते थे। तो हम इंस्पायर्ड हो गए उनसे कि यार ये भी ठीक है, अब आर्मी में नहीं जाना तो कुछ तो करना है। जी। तो हमने उसके यहाँ पर, तो उस टाइम जगन्नाथ मिश्रा की पैरवी लगी थी मुझे उस कंपनी में। ये आपके जो हेल्थ मिनिस्टर थे, और चीफ मिनिस्टर थे Chief भाई, Minister थे। हाँ, एक्स चीफ मिनिस्टर थे एक उस टाइम। चीफ मिनिस्टर थे शायद। तो नहीं काम हुआ पैरवी लगने के बाद भी, तो मैं दिल्ली चला गया। जी। दिल्ली में वही कंपनी का मैंने देखा इंटरव्यू आया हुआ है, ओके। तो मैं उस कंपनी को देने के लिए चला गया इंटरव्यू। जी। मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके। सिलेक्शन हो गया तो मुझे एज ए एमआर ज्वाइन करवाया, ट्रेनी एमआर फिरोजपुर में। ओके। मैं फिरोजपुर चला गया। फिर फिरोजपुर पे चले गए। फिरोजपुर में ही था ना वो, ये सारी इंसिडेंट अच्छा, उसकी उस टाइम फिरोजपुर में इंसिडेंट हाँ, आपकी हुई थी। फिरोजपुर में चला गया। जी। वहां पर 2 साल मैंने काम किए। तो पहली बार 5 स्टार होटल्स में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई ओके। दिल्ली में, हाँ, जिसका नाम था लोग ली मेरिडियन। जी। तो मैं ट्रेनी एमआर था, 1 जी। साल हुआ था मुझे, 1 जी। साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस थी। ओके। जब ली मेरिडियन में गया तो 5 स्टार होटल में जाने में किसी को हिच होगा, फर्स्ट टाइम लाइफ में जा रहा है, जी। लेकिन मैं आराम से गया। कॉन्फ्रेंस रूम में जब बैठा तो वहां पे एक प्रोडक्ट लॉन्च था। ओके। उस प्रोडक्ट का नाम मुझे आज भी याद है, डायविट नाम था, मल्टीविटामिन का एक कैप्सूल्स था। तो बड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट था। ओके। तो हमारे जो डायरेक्टर थे, फ्रेंच कंपनी थी फ्रैंको इंडियन, तो एरल जॉन डिसूजा। तो उन्होंने कैंपेन जब खत्म हो गया वो कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने लास्ट से पूछा कौन कितना सेल करेगा। तो सीनियर उस कंपनी में सारे एमआर जो थे 50-55 साल के सीनियर सीजन एमआर, ओके। तो सबने बोला 50 बॉक्स, 100 बॉक्स, 200 बॉक्स, सबने बोला। सबसे हाईएस्ट वहां पर मुझे याद है 500-600 लोग बोला था। मुझसे जब पूछा एरल जॉन डिसूजा ने कि शॉर्ट से बोल नहीं, मैंने बोला 5000 बॉक्स। 5000 बॉक्स बोल रही है। When I said 5000 box, Everyone everybody started in the staring at conference started laughing upon me. अब वो हंसी ऐसी मुझे चुभी, हाँ। यार ये हंसा क्यों सब लोग मुझ पे। हाँ। तो हम कुछ गलत बोल गए। तो हम बोला यार हम नए नए हैं, शायद कुछ गलत बोल गए। लेकिन जब हम वापस आए फिरोजपुर तो हमने एक प्लान तैयार किया। अब प्लान तैयार करने के बाद हमने उसको बेचने का प्लान किया कि किस डॉक्टर से मिलेंगे, कैसे कैसे क्या प्लान होगा कि हम 5000 बॉक्स बेच देंगे। अब बिलीव मी कि 1 महीना के बाद दूसरे महीने से जो रिजल्ट आया है 5000 प्लस बॉक्सेस का। सर क्या बात कर, हमारे यहाँ 5000 बॉक्सेस बिक गए। और मेरा सेकंड जो था जी। सेकंड जो था वो 300 बॉक्स पे था। ओके। अब मैं कहाँ था 5000 बॉक्स पे। बुलेटिन हमारे यहाँ आती थी, फ्रैंको इंडियन बुलेटिन, उसमें नाम आ गया कि इकबाल हुसैन ऑल इंडिया टॉपर, सेकंड मंथ ऑल इंडिया टॉपर, थर्ड मंथ ऑल इंडिया टॉपर। और 1 साल उन्हें लगा कि लॉटरी तो 1-2 महीने लग सकती है, हर बार थोड़ी लगेगी। जी। हर बार वो अचीवमेंट होता रहा। हर बार बुलेटिन में, आज भी वो बुलेटिन की कटिंग हमारे पास है। ओके। नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1। तो जहां पर लोगों को हमारी उस कंपनी में 4 साल 5 साल लगते थे एरिया मैनेजर बनने में, मुझे 2 साल में एरिया मैनेजर बना दिया। और एरिया मैनेजर बनाकर 2 साल में मुझे एरिया मैनेजर बना दिया और मुझे फिरोजपुर से उठा के भेज दिया सिलचर। और वहां पे 5 स्टेट्स मुझे दे दिया। हरियाणा, असम, मुझे असम दे दिया, त्रिपुरा दे दिया, मेघालय दे दिया, सॉरी मणिपुर दे दिया, और अरुणाचल प्रदेश। ओके। ऐसे 5 स्टेट उधर के दे दिए। 7 सिस्टम में 5 स्टेट सिस्टम मेरे पास थी। जब मैं वहां गया तो फिर एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ 5 स्टार होटल में। ओके। तो इस बार हम मैनेजर बनकर गए। तो सबने मैनेजर का इस बार था कॉन्फ्रेंस, तो सब मैनेजर बोला कितना, तो इतना। वही एरल जॉन डिसूजा। मुझसे पूछा ये भी कॉस्टली प्रोडक्ट था, तो सबने बोला 50 बॉक्स कार्टून एक आती थी। तो मुझसे बोला आप कितने बॉक्स बेचोगे। तो हम बोला यार हम, और आप तो हमारी टीम भी थी, हमारी टीम मिलकर हम पूरे नॉर्थ ईस्ट में कम से कम इसको 1000 बॉक्सेस बेचेंगे। फिर लोग हंसा, लेकिन इस बार लोग उस तरह से नहीं हंसा जैसा पहला हंसा था। तो बोला ये कर सकता है। हम गए फिर नंबर 1, फिर हमने बेचना स्टार्ट किया नंबर, एज ए मैनेजर भी नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1। सर ये जो बात आप बता रहे हैं एग्जैक्टली हो गया जी, नंबर 1 होता चला गया। अब लोग परेशान कि यार, तो एक बार क्या हुआ सिलचर में मुझे मणिपुर भेजा गया स्पेशल टास्क पे कि कंपनी का वहां पे इश्यूज है, वहां जाकर सॉल्व करो। और इंडिया में उस टाइम बहुत बारिश हो रही थी जी। तो किसी का टारगेट अचीव नहीं हो रहा था। इकबाल को बुलाया टारगेट अचीव करना, बोला यार सबसे ज्यादा बारिश तो यहाँ हो रही है जी, तो हम कैसे करेंगे। बोला नहीं करना पड़ेगा। हमने मणिपुर का सारा प्लान किया और मणिपुर का टारगेट अचीव करके, मुझे शुक्र सारे 5 सिस्टर को अचीव करवाना था जी। मैं सिलचर उतरा वापस फ्लाइट से, और फ्लाइट से उतरकर जब मैं जाने लगा तो हम गेस्ट हाउस में रहते थे। हमारे को एयरपोर्ट से सिर्फ रिक्शा पर उस टाइम में 800 रुपीज खाली किराया लिया था मुझे सामान रखने का, बाकी सब पानी में थे। और फिर हम डेंगी लिया, जो छोटा नाव होता है, उस पर बैठकर मैं गेस्ट हाउस गया, देखा सारा सामान डूबा हुआ है, सब कुछ डूबा हुआ है। अपना लगेज लेकर हम पहाड़ पर गए और पहाड़ पर रोटी गिरा रहे थे लोग उस टाइम में, इतना क्राइसिस था क्योंकि 7-8 दिन से फ्लड आया हुआ था। और उस बीच में रोटी लोग कर रहे हैं, हम लोग अंडा और ब्रेड खा करके। तो उधर से फोन आता है मुंबई से हमारे डीएसएम का कि भाई टारगेट अचीव करना। हम बोला सर यहाँ तो लोग रोटी के लिए परेशान है, जिंदगी मौत की बात है, यहाँ टारगेट की बात कर रहे हैं। बोला होगा कि नहीं होगा। हमला होगा।
आपने वहाँ पे कमिटमेंट कर दिया उनको होगा 9 उस पर वाले सिचुएशन में? हाँ 9 पर बैठा, 9 पर बैठ के हमारे सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते थे बिदुदा। ओके मैं 9 पर बैठ के उनके घर पर गया, उनका एक घर पानी से डूबा हुआ और सेकंड फ्लोर पे वो सामने और मेरा 9 सामने। जी हम बोला बिदुदा बिदुदा, निकले वो बाहर हाँ, कि एक बार कमन आछन, हम बोला আমি ভালো আছি দাদা, আপনি কেমন আছেন? हाँ, बोला আমি ভালো আছি। मतलब आप ठीक है? हम हाँ, ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हुई, कैसे आना हुआ? बोला दादा टारगेट करना है और आपका ऑर्डर चाहिए। ओके बोला की बोलছেন दादा अपनी, हाँ, टारगेट करना इस पानी में, हाँ, सामान कहाँ रखेगा? सब सामान तो डूब गया। हाँ, हम बोला कहाँ रखेगा उससे मतलब नहीं है सर, हम्म, हमको टारगेट करना, ऑर्डर दो, आपका सामान बाद में आएगा, हमारा ऑर्डर जाएगा आज। हम्म, उसको समझा बुझाकर हमने ऑर्डर लिया। ऑल इंडिया में सारे लोग ड्राई थे, उतना बारिश नहीं थी, जहां सबसे ज्यादा बारिश थी वहां का टारगेट मैंने किया और उसके बाद प्रमोशन हुआ और मैं रीजनल मैनेजर बनकर कोलकाता शिफ्ट हुआ। माय गॉड। और उसके बाद 3 साल 3.5 साल में आई बिकेम द रीजनल मैनेजर। फिर मुझे शादी का प्रेशर आया, तो बोले कि दिल्ली आओ। हमने कंपनी को बोला भाई मेरा ट्रांसफर दिल्ली करो, जी नहीं किया, मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद दिल्ली आया, दिल्ली में एफएमसीजी ज्वाइन किया हमने, मरिक हेल्थ केयर। ओके एफएमसीजी में 6 महीने काम के मजा नहीं आया, एफएमसीजी ऐसे भी थोड़ा सा मजा नहीं आया, मुझे लगा कि यार ये कहाँ पर है, लेकिन वहां भी जो 6 महीने रहा अच्छा ही रहा। उसके बाद मैं एक दिन मीडिया का देखा, तो उसकी क्राइटेरिया मीडिया की मैं लगभग हमसे मैच कर रही थी, ओके तो मैं चला गया मीडिया का इंटरव्यू देने के लिए। तो वहां पर बैठे हुए थे संजीव सिंह और मुख्तार कुरैशी, ओके ये लोग वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट थे। उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन ये किया, यू आर कमिंग ऑल राउंड फ्रॉम द फार्मा बैकग्राउंड, नाउ यू आर कमिंग टू मीडिया, तो हाउ वी कैन? हम सर सीधी सी बात करूं सर, नॉट इन इंग्लिश नॉट इन हिंदी, वहां भी बेच रहा था, यहाँ भी बेचना है सर, तो हमें बेचना है ना सर। और यहाँ क्या करना था? मीडिया मार्केटिंग करनी थी, मुझे टीवी का ऐड बेचना था, मेरी टीवी का स्क्रॉलिंग बेचनी थी, वॉइस बेचनी थी। बोले सर बेचना है ना? हाँ हम बेच देंगे सर। बोले सर अगर नहीं बेचा तो आप एडवांस में रेजिग्नेशन लो, 3 महीने के बाद निकाल देना। ओके उसने ये सुना, उसने बोला यार एचआर मैनेजर जाके शालिनी रथ से मिल ले। शालिनी रथ से मिले, उसने बोला, वो बोल के अब तुम कह ही रहे कि 3 महीने के बाद निकाल देंगे, तो निकाल देंगे तुम्हें, अगर नहीं करोगे तो हम ठीक करो, बाहर ज्वाइन करा दिया उसने। अब मुझे लखनऊ भेज दिया, दिल्ली बुलाया था दिल्ली देने के लिए, भेज दिया लखनऊ भेज दिया। हम बोला सर सब कुछ तो ठीक है, हम फार्मा छोड़ा दिल्ली आने के लिए, आप मुझे लखनऊ भेज दिया, ये क्या मतलब है? बोला यार 3 महीना जाके वहां संभाले, चौथे महीने तुझे दिल्ली हम बुला लेंगे जी। हम 3 महीने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया लखनऊ में कि लखनऊ ब्रांच ऑल इंडिया टॉप कर गई। वाह। तो सर अल्टीमेटली दैट इज जो भी पॉसिबल हो पा रहा हो तो हार्डवर्क के अकॉर्डिंगली पॉसिबल हो पा रहा है। प्लानिंग था, स्ट्रेटजी, हम जो स्ट्रेटजी पर हम बहुत काम करते थे, प्लानिंग पे बहुत काम करते थे, उसके बाद हार्डवर्क की बात आती थी। ओके फिर जब मैंने वहाँ एज अ ब्रांच हेड संभाला था, तो वहाँ के बाद मुझे दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में आने के बाद मुझे टारगेट दिया गया नॉर्दर्न इंडिया का, मुझे नॉर्दर्न इंडिया का पूरा कमांड दिया गया। नॉर्दर्न इंडिया में जो टारगेट था वो मेरे पास 80 करोड़ का था टारगेट पर एनम, क्योंकि हम एक सेक्शन में टीवी 18 की काम करते हैं, तो सेक्शन का 80 करोड़ का टारगेट था। हमें लगता है कि फर्स्ट ईयर ही। प्रोफाइल कौन सा था आपका? हम उस टाइम में एज अ सीनियर मैनेजर ज्वाइन किया वहां पर, क्योंकि मीडिया का प्रोफाइल और फार्मा का प्रोफाइल अलग होता है। और उस टाइम 80 करोड़ के टारगेट को हमने एक साल में करीब 160 करोड़ का टारगेट अचीव किया था। और मुझे बनाया गया एजीएम। ओके। और मुझे मुंबई बुलाया गया, जिसकी कंपनी के डायरेक्टर थे, मालिक थे, सीईओ थे राघव बहल। उन्होंने कहा कि अगर तूने ये चीज को 2 साल का एक साथ अचीव कर दिया तो जो कहेगा वो मैं कर दूंगा। ओके। अब सोचो 160 करोड़ हम देने के बाद वो 3 साल, और उसमें क्रैक क्या मैंने विजय माल्या को क्रैक किया, फिक्की को क्रैक किया, शांता राय को क्रैक किया, मैंने बड़े बड़े डील्स क्रैक कर दिए। उसी बीच में मुझे मिलने का इत्तेफाक नितिन गडकरी से हुआ और अमिताभ बच्चन जी से हुआ। ओके। ये सारी जर्नी को अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो एक चीज कॉमन मिलेगी आपको कि हर जगह जहां पर मैं रहा अपने डोमेन में टॉप पर रहा। 2008 में मैं जब दिल्ली में था और जब मैं रिजाइन करने का सोचा, 2008 में एडहॉक बेसिस पे कंपनी हमने स्टार्ट कर दी और 2011 में बोला कि यार पेरेंट्स अकेले हैं और सारे भाई बाहर हैं, अब मुझे गया आना चाहिए जी। तो 2011 से मैं गया आ गया, कंपनी फॉर्म दिल्ली में की, गया आया। एडहॉक कंपनी नहीं, एडहॉक तो 2008 में फॉर्म करती थी। 2011 में हमने अपनी कंपनी फॉर्म की प्रॉपर, और 2011 से मैं 2024 तक 25 तक आपके पास बैठा हूँ। 2011 में आपने मौर्य हाइट्स फॉर्म किया। 2008 में ही फॉर्म हो गई थी कंपनी एडहॉक पर। एडहॉक कंपनी जो कंपनी में एसोसिएट होकर रजिस्टर्ड होकर जो आई वो 2011 में आई।
2011 से लेकर आज तक कंपनी आपके सामने है, और 2011 में मैंने कई मील के पत्थर साबित कर दिए गया। हमें जो लगता था कि नहीं होने वाला एक बंदा आया है, वो क्या करेगा। क्योंकि कुछ कुछ तो मेरे ख्याल से देखा जाए सर, तो आपके पीछे कोई फॉलो बहुत लोग किए हैं। बिल्डर वर्ल्ड जो है, मैंने देखा है कि जो लोग आए हैं ना, वो लोगों की मेरी बहुत ज्यादा गुड विशेस रही है, और मैंने कई लोगों को रियल काउंसिल किया है, जी क्योंकि कहीं पर जेलस वाली फील नहीं होती। ये चूंकि देखो, एक बात कॉमन है हर जगह कि जो फेट होता है, किस्मत होता है, जो रिस्क होता है, वो ऊपर वाला देता है। ऊपर मिल जाता आपके है। बांटने से वो कमेगा नहीं। जी एग्जैक्टली। ठीक है ना, आप जितना बांटोगे ना, आपको लगेगा वो भी बढ़े। जिनके किस्मत है वो आएगा। हमारे बांटने से अगर 4 बिल्डर पैदा हो गए गया में, तो अच्छी बात है ना, वो भी अपना कर रहे हैं रन। ठीक है, तो मुझे कहीं से कोई क्वेश्चन रहा नहीं। आज भी जिस प्रोजेक्ट को मैं लेकर चल रहा हूँ, और अभी जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं, हमें लगता है कि आने वाले टाइम में गया वालों को सरप्राइज होगा। कुछ सरप्राइज तो जरूर हम देने जा रहे हैं। और बाकी आप सभी से दुआओं का, प्रार्थना का गुजारिश करेंगे कि ऐसे रहे, ताकि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो और आगे बढ़ते रहे। एग्जैक्टली। सर, हमारे लिए कोई ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहे, लास्ट मैसेज? मैं तो बस सभी से यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी गिव अप नहीं करना, ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहो। इस को परवाह जरा भी नहीं करना कि समाज आपके बारे में क्या गलत गलत बातें कह रहा है। रीमर्स को बिल्कुल असाइड कर दो। कौन क्या कहता है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप क्या कर रहे हो उससे फर्क पड़ना चाहिए आपको। जिंदगी का जब भी डे स्टार्ट करो, एक सिलेबस से स्टार्ट करो कि आज मुझे क्या कंप्लीट करना है। जब आपने वो डे को अचीव करोगे, आपका मंथ अचीव होगा, मंथ अचीव करोगे, ईयर अचीव होगा, और इसी तरह से आप अपने टारगेट की तरफ एक मोटिव के साथ बढ़ते रहो। उम्मीद करते हैं कि जो मोटिव आपका वो आपको मिलेगा। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको विनय जी कि आपने हमारे को अपना समय दिया। आप सभी का धन्यवाद। सर, हमारे स्पॉटलाइट चैट चैनल के लिए कोई मैसेज देना चाहते हो सर? I wish a very fast growth for this spotlight of the chat with Vinith. बढ़े, आगे बढ़े, कहीं पर हमारी कंट्रीब्यूशन और हमारी जरूरत महसूस होगी, हम भी आपके साथ खड़े मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो गाइस, ये थे इकबाल हुसैन सर, जो फाउंडर एंड डायरेक्टर है मौर्या हाइट्स बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के, जिन्होंने हमारे को इंस्पायर किया अपने वर्ड से। तो गाइस, मैं विनीत सिंह साइन आउट करता हूँ आज के एपिसोड से। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जहाँ पे मैं कुछ ऐसे हीरे तराशूंगा और मैं उन इंस्पायरिंग लोगों से आपको मिलवाऊंगा जो आपको मोटिवेट कर पाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय